हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपनी पेपर वाली सीरीज को हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2012 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या लेवल रहा होगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30, कैसे आप 30 में से 30 नंबर गेन कर सकते हो, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखेंगे आप सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे 19, 18 और 21 ये सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2012 में पेपर किस तरीके से आया था, क्या क्वेश्चंस रहे होंगे, पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली रात को 8 बजे क्लास होती है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बता दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2012 का कि जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है। यानी जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है इसलिए फेल हो गया है। क्या सोच रहे हो, ये आंसर सही होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ट्यूशन नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गए हैं, ये वाली सोच रखोगे क्या? या फिर व्यवस्था फेल हो गई है, पूरी जो व्यवस्था थी भाई वही फेल हो गई, सिस्टम सिस्टम का फेलियर है। फेलियर किसका है? सिस्टम का फेलियर है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। अगर आप देखेंगे जो डी वाला ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है इसलिए वो फेल हो गया, ये गलत बात है। बच्चे के बारे में कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं सोचनी है ना। अब बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, ये आप सोच रहे हैं, ये भी क्या है, बच्चे के बारे में नेगेटिव बात बता रहा है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ट्यूशन की जरूरत क्या थी, आपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया उसको इतना अच्छा कि वो पास हो जाए, तो ये बात भी गलत है ना। अगर बच्चा फेल हुआ है तो पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है, हम एज ए टीचर हम जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कहेंगे कि उसको प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वो हो सकता है कैसे। यानी हम शिक्षण से किस पे बल दें? अधिगम, ठीक है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वो इनमें से किस कारण से हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना के, या फिर रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए, रटना, रोट लर्निंग, मैंने कई बार बताया, सबसे पहले इस ऑप्शन को हटा दीजिए। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे भी शिक्षण की तकनीक, जो टेक्निक है ना, उनको फॉलो करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो परीक्षा परिणाम है उन पर केंद्रित होकर। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करेंगे या चाइल्ड सेंटर्ड टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहां से ये देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, इसमें बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है ना, क्योंकि वहां पे बच्चे के विचारों को प्रायोरिटी मिलती है, बच्चे के जो विचार है ना उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना के हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण से अधिगम पर बल दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आई बात समझ में? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? किसका अंकुरण है? बीजों का अंकुरण, है ना, बीज कैसे अंकुरित होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। और इसके शिक्षण की जो सबसे इफेक्टिव विधि होगी या पद्धति होगी वो कौन सी होगी? यानी आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यानी आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो क्या करें? पौधों के बीज को बोएं और उसके अंकुरण के चरण, जो अलग अलग स्टेप में जो
क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे आपने कोई सीड बोया, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स में वो आगे बढ़ा, कैसे कैसे उसका अंकुरण हुआ, तो उसके चरणों का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो बेस्ट है, लेकिन क्या इससे अच्छा ऑप्शन हो सकता है? एक बार रीड करेंगे बाकी सारे ऑप्शंस को। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और उनका वर्णन करना, अगर एज ए टीचर आप केवल ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे जाके चित्र बना दोगे, उनका वर्णन कर दोगे, तो इससे, अगर आप खुद सोचिए, एज ए टीचर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और मैंने बस क्या कि यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया और बस उसको बता दिया। एक तरीका ये था, और एक तरीका ये था कि मैंने खुद से आपको वो काम करने को दिया, है ना, आपने खुद से प्रैक्टिकल किया। तो खुद सोचिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सही नहीं होगा। अभी तक फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, आप बीज की वृद्धि कैसे, जो सीड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसके चित्र दिखा देंगे। चित्र दिखाने से भी इतना इफेक्टिव चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं है। विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्या से भी जरूरी नहीं है कि बच्चे सीख ही जाएं उस चीज को। सबसे बेस्ट और बढ़िया जो ऑप्शन है और जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन से। जो बच्चे सारी क्लास जिन्होंने देखी है स्टार्टिंग से, जब से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, सारी क्लास अगर आपने देखी है तो आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 60 to 70% जो चीजें हैं वो सेम ही हैं। मैंने अलग अलग ईयर के आपको पेपर कराए, बस थोड़ा थोड़ा चीजें कि जो क्वेश्चंस है ना उनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो प्रीवियस ईयर का फायदा ये होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है, जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके बारे में पूछा है। वो क्या करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, जो डाइवर्सिटी है। देखिए समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, सबको शामिल करते हैं, सबका इंक्लूजन होता है, हर तरह के बच्चे का समावेशन होता है वहां पे। तो इट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डाइवर्सिटी का उत्सव मनाती है। भाई देखिए बात तो सही लग रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर तरह का बच्चा शामिल होता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो क्या हो गई, सही है। लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन है, एक बार रीचेक करेंगे। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं देगी, कठोर प्रक्रियाओं को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देती है, गलत हो जाएगा सेकंड वाला। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, यानी जो मतारोपण है उससे, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा भाई समावेशी शिक्षा के बारे में। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, बिल्कुल भी नहीं। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाला कि जो समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में क्या करती है, विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कि इसका मतलब ये है समावेशी शिक्षा में हर तरह का बच्चा आता है ना, हर विविधता वाला, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि हर अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो डाइवर्सिटी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये आपने पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, है ना, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पढ़े होंगे। वहीं उसी टॉपिक से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज किया है और क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा है आपसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। क्या लग रहा है आपको, शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्वेश्चन के कई तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। सो ये वाला भी बात सही नहीं है। ट्रू और फॉल्स, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि जब हम वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ में क्या आता है, सत्य और असत्य शामिल है। यानी इसका सिंपली आपको एक तरीके से मैं ये बोल लूं कि एक ही आंसर करेक्ट होगा। अब ये है निबंधात्मक प्रश्न, है ना, निबंधात्मक प्रश्न यानी जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी किसका हिस्सा नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न भी किसका हिस्सा नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ का हिस्सा नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सत्य और असत्य टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसका हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर, आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। आपसे क्वालिटी पूछ रहा है किसकी, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की।
जो प्रगतिशील शिक्षा है वो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश है, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है प्रगतिशील के बारे में। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल दिया जाता है, ऐसा पढ़ा था क्या हमने? ऐसी बात भी नहीं पढ़ी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। अब तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा है, वो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन करेक्ट कैसे होगा वो चेक करेंगे। समय सारणी यानी जो आपका टाइम टेबल है और जो बैठने की व्यवस्था है उसमें लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। हमको क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल चाहिए और सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। ऐसा टाइम टेबल जिसमें हम नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को मॉडिफाई कर सकें, उनमें मॉडिफिकेशन किया जा सके, ऐसा टाइम टेबल हो और ऐसा ही सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बिल्कुल यही कहती है कि हमारा जो पाठ्यक्रम या फिर आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फ्लेक्सिबल होगा तो उसमें हम नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जैसी जैसी नीड्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो राइट एंड बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, और क्यों करेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई बात समझ में? चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, एक टीचर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया और वो बनाने के बाद वो यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद वो ये चेक कर रहा है कि जो प्रश्न है, जो वो प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं उस उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की और के बारे में चिंतित हैं। किसके बारे में चिंतित हैं? अब देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा परीक्षण जो बनाया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, कोई परीक्षण हर चीज का अपना अपना उद्देश्य होता है। ऐसे ही कोई पेपर बनाया गया, आपका सीटेट का एग्जाम है, ठीक है। सीटेट एग्जाम का उद्देश्य क्या है कि इस एग्जाम के माध्यम से ये चीज चेक करना है, इस चीज को परखना है कि जो कैंडिडेट है क्या उसको टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी है, क्या वो शिक्षक बनने के योग्य है। ये किसके उद्देश्य हैं? सीटेट एग्जाम के। ऐसे ही हर परीक्षा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो टीचर ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया, बनाने के बाद वो ये चेक कर रहा है क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो ऐसा है तो वो किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रश्नों के प्रकार के बारे में भी नहीं आना चाहिए। विश्वसनीयता क्या होती है? देखो, विश्वसनीयता वो होती है कि कोई परीक्षण मैंने डिजाइन किया और उसमें उसको डिजाइन करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, अब 10 लोगों ने उसको चेक किया लेकिन उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में कोई चेंज नहीं है, तो वो हमारा रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो यहां था नहीं। फिर क्या है? वैधता यानी कि वैलिडिटी। वैधता क्या है कि कोई भी परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, अगर उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर देता है तो ऐसा परीक्षण हमारा वैध कहलाता है। सो दैट्स द रीजन कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैधता, है ना, यानी कि वैलिडिटी। वैलिडिटी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? और क्यों हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, यानी जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, क्रिटिकल जो पेडागोजी है ना, क्रिटिकल पेडागोजी का क्या विश्वास है? किस चीज में विश्वास करती है क्रिटिकल पेडागोजी? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। जो शिक्षार्थी हैं उनको स्वतंत्र रूप से क्या नहीं करना चाहिए? तर्कना नहीं करनी चाहिए, है ना। ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। मतलब उनको रीजनिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? फ्री, ये बोला कि स्वतंत्र रूप से नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। क्यों है अप्रासंगिक? नहीं है, ये वाली बात भी गलत है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात कह रहा है क्या? क्रिटिकल पेडागोजी। अब नेक्स्ट क्या है? द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। अब देखो, खुद से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, फिर देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी क्रिटिकल पेडागोजी है वो किस चीज में विश्वास करती है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से
तर्कना नहीं करनी चाहिए? भाई स्वतंत्र रूप से तर्कना करनी चाहिए। तो ये वाली बात कैसी हो गई? ये वाला पॉइंट तो गलत है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है, तो ये वाली बात भी गलत है। फिर क्या है? शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं और जो प्रत्यक्षण हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल बात सही है कि क्रिटिकल पेडागोजी में हम ये कहते हैं कि बच्चों के जो अनुभव है ना, जो उनके एक्सपीरियंस हैं और जो उनका प्रत्यक्षण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो बात तो बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ वाले में क्या था कि शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट्स द रीजन कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में। इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि जो विद्यालय आधारित आकलन है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे आधारित है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अब देखिए किस क्या था, ये विद्यालय आधारित आकलन था। अब इसमें क्या होगा? जो स्कूल के टीचर होंगे, जाहिर सी बात है, वो अपने बच्चों को दूसरे अन्य बाहर के जो टीचर्स हैं उनसे बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल पॉइंट करेक्ट है। लेकिन क्या ये बेस्ट होगा? रिचेक करने पड़ेंगे बाकी ऑप्शंस। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है कि आप बाई फेयर और बाई फाउल मीन्स, है ना, ऐसे करोगे, बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी करना है आपको, बस बच्चों को अच्छे ग्रेड आने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है? ऐसी बात तो नहीं है इसके बारे में। आकलन बहुत किफायती होना चाहिए? ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। अब राइट और बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है वो मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जो बाह्य परीक्षक हैं उनकी अपेक्षा जो स्कूल के खुद अपने शिक्षक हैं वो क्या जानते हैं? अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो क्या करूंगा? आपकी क्षमताओं को बेहतर जानूंगा कि नहीं जानूंगा, है ना? मैं ज्यादा बेहतर जान पाऊंगा बजाय जो बाहरी टीचर होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात आई समझ में? चलिए अब देखो, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ये बात आप सब लोग जानते हैं कि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। हम सब एक जैसे नहीं होते, हम सभी का इंटरेस्ट अलग है ना, हम सभी की क्षमताएं अलग हैं। तो ये बात तो है कि जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? सीखने चाहिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, है ना। यानी एक शिक्षक को विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी बात सही है? लग तो सही रही है। यानी प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी सीखने के, है ना। एक टीचर को क्या करना चाहिए? सीखने के, इसको ऐसे लिख लीजिए, सीखने के, है ना, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये चाहिए वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जब क्या पाया जा रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जा रहा है, तो बात तो सही है। लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन होगा? कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई, ये तो गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो आप परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे? नहीं। अधिगम की एक समान गति पे बल देंगे? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है और दूसरी साइड क्या कह रहे हैं? एक समान गति पे बल देना चाहिए। जब विविधता है, जब विभिन्नता है, तो हम एक समान गति पे बल नहीं दे सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है ना। राइट एंड बेस्ट क्या है? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो हम इस चीज की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? डेवलपमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे वो आप सब लोगों ने पढ़ रखे हैं, और आपसे यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है इसमें से? सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी जो बच्चे हैं सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट समान नहीं होता है। इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सभी की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या होती है? अलग अलग होती है।
लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, रीचेक करेंगे। विकास हमेशा रेखीय होता है, एक जैसी रेखा में चलता है, ये बात तो सरासर गलत है ना। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखो ध्यान दो, क्या पूछ रहा है, नहीं है, जबकि आपने क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहां क्या बोल रहा है, नहीं है, तो ये वाला भी हटा दीजिए। फिर क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं, नहीं, फिर हटा दीजिए। जबकि विकास की सभी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। सो बेस्ट ऑप्शन हमारे सामने है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही विकास का सिद्धांत है ना। आप ये कह सकते हैं कि इट डेवलप, सॉरी इसको देखिएगा, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मतलब सिंपल सी बात है कि जो डेवलपमेंट है वो उसकी जो रेट है ना, वो हर किसी में समान नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट है ना, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सिंपल सी बात, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट यहां से आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना एक एक करके। शारीरिक है, शारीरिक संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अब देखो, हमने डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में सामाजिक को नहीं पढ़ा, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने सामाजिक को नहीं पढ़ा है, बाकी हमने सब पढ़ रखे हैं। तो ये वाला इसकी वजह से करेक्ट नहीं होगा। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आ गया, हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने आध्यात्मिक का भी नहीं पढ़ रखा है। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक भी है, संवेगात्मक भी है और शारीरिक भी है। यहां तो भाई सारे सही लग रहे हैं, इसमें तो थर्ड वाले में सारे ही करेक्ट लग रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, संवेगात्मक भी है और शारीरिक भी है। फोर्थ क्या है, शारीरिक सही बात है, आध्यात्मिक गलत बात है, बस यहीं से देख लीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आध्यात्मिक था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे क्या था, सामाजिक था। तो इस वजह से ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। राइट और बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये काउंट होंगे किसमें, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। एक टीचर हैं, वो क्या कर रही हैं, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा कर रही हैं, है ना, चर्चा कर रही हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज थी। देखिए सबसे पहले टीचर ने क्या किया, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों को क्या किया, कुछ चित्रों का उन्होंने यूज किया। उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया किससे, अपने स्टूडेंट के साथ। अब स्टूडेंट ने क्या किया, वो इस जानकारी को क्या कर रहे थे, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज थी उसके साथ क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। जो जानकारी थी उस जानकारी को अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए वो क्या सीख रहे हैं, पोषण की संकल्पना के बारे में। तो ये जो उपागम था, ये जो विधि थी, ये जो मेथड था, ये डैश पर आधारित है। किस पे आधारित होगा, ये जो उपागम जो उन्होंने फॉलो किया, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पे, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है हमने। पुनर्वलन का सिद्धांत, रिइंफोर्समेंट जैसा तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें। अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, जी नहीं, ये वाली बात भी सही नहीं है भाई। फिर तो लास्ट ऑप्शन बचा है, वो क्या है, ज्ञान का निर्माण या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण। यहां बिल्कुल बात करेक्ट है कि जो बच्चा जो कर रहा था, जो बच्चे कर रहे थे, जो टीचर ने किया है ना, उनके साथ डिस्कशन किया, वो उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर रहे थे। तो ये जो उपागम होता है, ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित होता है कि नॉलेज को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस उपागम पे, इस अप्रोच पे ये कैसा है, आधारित है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है, बच्चे की दादी हैं क्या करती हैं, अपनी माँ की गोद से ले लेती हैं, यानी उसको अपनी माँ से अलग कर देती हैं। तो बच्चा क्या होता है, रोने लग जाता है। बच्चा कहाँ था, अपनी माँ की गोद में था, माँ की गोद से दादी माँ ने ले लिया और जैसे ही दादी माँ ने अपनी गोद में लिया तो बच्चा क्या हो गया, बच्चा रोने लगा। अब बच्चा जो रोने लगा वो के कारण रोता है, इनमें से किसके कारण रोया था, सामाजिक दुश्चिंता थी उसको,
सामाजिक दुश्चिंता के कारण वो क्यों रोएगा, उसको अभी इसको समझ ही नहीं होगी ऐसी कुछ। फिर क्या है, संवेगात्मक दुश्चिंता, अगर ये दुश्चिंता लिखा हुआ है, दुश्चिंता पढ़िएगा इसको, यानी सोशल एंजाइटी थी उसको, सोशल एंजाइटी नहीं थी, फिर क्या था, इमोशनल एंजाइटी थी। हाँ, उसके इमोशंस जुड़े हुए थे अपनी माँ के साथ, तो इमोशनल एंजाइटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। या फिर स्ट्रेंजर एंजाइटी थी। अब देखो, बच्चा पहले माँ की गोद में था, माँ से दादी माँ ने ले लिया, जब वो रोया तो किसके कारण रोया था? भाई सामाजिक दुश्चिंता वाली तो कोई बात थी नहीं, लेकिन हाँ संवेगात्मक दुश्चिंता जरूर थी, क्योंकि बच्चा इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था वहां पे। सो बेस्ट ऑप्शन तो सेकंड, लेकिन हम रिचेक कर लेते हैं। अजनबी, अजनबी वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि उसकी दादी माँ कोई अजनबी तो थी नहीं, स्ट्रेंजर तो थी नहीं वो भी, है ना। या फिर वियोग दुश्चिंता, वियोग वाली भी कोई बात नहीं थी। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन क्या है, संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सोशलाइजेशन, है ना। सामाजिकरण क्या है, बस इतनी बात आपको बता देनी है। क्या है सामाजिकरण? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, कि अपने सामाजिक आप मानदंड बना रहे हो, भाई ये वाली बात तो करेक्ट नहीं है। यानी आप क्या कर रहे हो, देखो, क्रिएटिंग ओन वंस ओन सोशल नॉर्म्स, यानी हम अपने खुद के सोशल नॉर्म्स बना लें, ये सामाजिकरण नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है, बट क्या ये सामाजिकरण है? तो ऐसा तो आई थिंक नहीं है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट लग रही है, कि हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम जो सामाजिक वातावरण है उसमें हम अनुकूल कर रहे हैं, उसमें अनुकूलन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, यही तो होता है सामाजिकरण, है ना। अब फोर्थ पे क्या था, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखिए, हमको सामाजिक मानदंडों का पालन करना चाहिए, ये अच्छी बात है, बट इसमें अगर आप देखें तो क्या बोला कि हमको सदैव करना चाहिए। तो सदैव हमको सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ मानदंड ऐसे भी बन जाते हैं जो कि गलत होते हैं। सो दैट्स द रीजन, ये वाली बात सही नहीं होगी। राइट और बेस्ट क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, तो देखो इस तरीके से 2012 का पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है, पूरा पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया 15 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं वो रात को 8 बजे कल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं या इनकी पहली क्लास है, वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च करेंगे सीडीपी के नाम से, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब तक मैंने जितने भी पेपर करा दिए हैं, सारे पेपर को सॉल्व करके देखिएगा, और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सारे करेंगे तो ये टारगेट आप जरूर अचीव कर पाएंगे, 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तैयारी पे फोकस करिए। बाकी नया कुछ मत पढ़िए, केवल जो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं बस उन पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्योंकि एक आइडिया आपको वहीं से लगने वाला है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।